यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट टर्म पर ग्राफ चल रहे थे, ग्राफ, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, जैसा कि मैंने आपको पिछले टर्म पर बताया ही था। और आगे आप जो कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे ही आप एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन या एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वहाँ आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, ठीक है। तो फिज़िक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये ग्राफ। और हमारी एक आप देखेंगे ना, एनसीईआरटी का कोई सा भी चैप्टर उठा के देखें, उसमें दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ जरूर बने होंगे, ठीक है। तो कैसे होती है ग्राफिकल फिजिक्स, उनको हम देखें। लास्ट टर्म पर जो मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और उनके फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। तो केवल ग्राफ को मैं एक रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर, और उसके बाद फिर हम आज नए टाइप का ग्राफ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, बात चल रही है ग्राफ्स की। ग्राफ को मैंने ऐसे डिफाइन किया था, आपको ध्यान हो पिछले टर्म पर, कि ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है या विजुअल वे होता है ऑफ प्रेजेंटिंग अ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर रिलेटेड क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में चेंज दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस तरह से हो रहा है, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को बोलते हैं ग्राफ। यही हमने पढ़ा था। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो क्वांटिटी होनी चाहिए। एक क्वांटिटी वो जिसमें वेरिएशन आ रहा है, दूसरी क्वांटिटी वो जिसके हिसाब से वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अब वॉइस भी आने लगी होगी, कई बार डिस्टर्ब हो जाता है ये। तो मैं आपको बता रहा था, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आने लगती है। तो 1-2 दिन से थोड़ा नेट में स्पीड में फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो 2-1 मिनट की कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आप वेट कर लिया करो। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, अभी 1-2 दिन से ही चल रहा है। पिछले टर्म की भी क्लास मुझे पोस्टपोन करके फिर कल लेनी पड़ी थी। 1-2 दिन से नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से ज़रा रिपीट कर दूं। मैं बात कर रहा था ग्राफ की। और ग्राफ हमने कहा था कि ग्राफ का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है, पहली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिस मेथड से हम या कॉपी पर अगर ड्रॉ करें, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। तो एक एग्जांपल अभी मैंने दिया कि जैसे हम घर से चलना स्टार्ट करते हैं, घर पर हमने एक स्टॉप वॉच ले ली, उसको ऑन कर दिया, 0 टाइम रख दिया उसमें, और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है और हम फास्ट मूव कर रहे हैं या स्लो मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। अब आपसे कोई पूछे कि आप 1 सेकंड पर कहाँ हैं, आप 100 सेकंड पर कहाँ हैं, आप 200 सेकंड पर कहाँ हैं, आप 300 सेकंड पर कहाँ हैं, तो आपकी हर सेकंड पर लोकेशन कहाँ कहाँ है, उन पर पॉइंट बना दें और उन सारे पॉइंट को मिला दें। तो सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा देंगे, तो एक जो आपके पास एक कर्व बनेगा, उस कर्व को ही हम क्या बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है ग्राफ। फिर मैंने बताया कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको दो क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक क्वांटिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जिसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया, टाइम की वैल्यू आप कुछ भी रख दो। 1 सेकंड पर आप कहाँ थे, 2 सेकंड पर कहाँ थे, 10 सेकंड पर कहाँ थे, 100 सेकंड पर कहाँ थे, तो टाइम हम अपने हिसाब से रख रहे हैं। लेकिन लोकेशन जो आएगी वो इस टाइम पर डिपेंड करेगी।
आपसे कोई पूछे 1 सेकंड की लोकेशन क्या है तो वो अलग आएगी, 100 सेकंड की लोकेशन क्या है वो डिफरेंट आएगी, 3 सेकंड की लोकेशन क्या थी वो अलग आएगी। यानी लोकेशन इस टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो जो लोकेशन है उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो टाइम था वो क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल होते हैं बच्चों, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते समय 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, और एक वो होता है जो इस इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको मालूम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने पिछले टर्न पर लिया था कि जैसे एरिया इक्वल टू है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, और कोई आपसे पूछे ये सर्कल का एरिया है, इस एरिया का आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई। तो एक्स एक्सिस पर आप क्या लेंगे, आर, क्योंकि इस आर के हिसाब से एरिया चेंज होगा। रेडियस पे ही तो एरिया डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस 0 है तो आप देखेंगे एरिया 0, रेडियस 1 है, 1 मीटर है सपोज, तो एरिया पाई हो जाएगा। रेडियस 2 है, एरिया 4 पाई हो जाएगा। तो मीन्स एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, तो एरिया क्या हुआ, डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पर। और रेडियस कौन सी हुई, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पर। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो फिर आगे मैं समझाऊंगा। अभी तो आपको समझना है कि इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। फिर लास्ट टर्म पर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर चुके थे। बस अब 5 मिनट में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, रिपीट कर दूं, फिर हम नया ग्राफ देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में कि अगर एक क्वांटिटी y है और वो सपोज x पर डिपेंड कर रही है, जैसे एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा था, हमने एक एग्जांपल लिया डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड कर रही थी, तो ऐसे ही कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो हजारों क्वांटिटी मिलेंगी, हजारों इंडिपेंडेंट मिलेंगी, हजारों डिपेंडेंट मिलेंगी। तो सबके लिए अलग अलग लिखने की बजाय डिपेंडेंट को y लिख लेते हैं और इंडिपेंडेंट को x लिख लेते हैं। तो y डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स का जैसे ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो y डिपेंड्स ऑन x। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल आता है और एक कोई कांस्टेंट आता है। तो आपने 9th-10th में सीखा होगा, कांस्टेंट कुछ भी रख दो, k रख दो, m रख दो, c रख दो, कुछ भी। तो सपोज मैंने m रख दिया, x, ठीक है। तो y इक्वल टू हुआ mx। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां y की पावर भी 1 थी, x की पावर भी 1 थी। तो जब y x के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पावर 1 हो, तो इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंसी। लीनियर डिपेंडेंसी मतलब y x पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है, पावर 1 है, y x पर कैसा डिपेंड कर रहा है, लीनियर, पावर 1 है। चलिए फिर से देखते हैं, थोड़ा फिर से डिस्टर्ब हुआ था नेट, और थोड़ा सा वेट कर लिया करो 2 मिनट के लिए, क्योंकि आज 1-2 दिन से हो रहा है ऐसा, कहीं कोई गड़बड़ी है लगता है नेट में, और आजकल में सही हो जाएगी। तो देखिएगा, मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो जब कभी भी y इक्वल टू mx होता है तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। फिर आपको ध्यान है पिछले टर्न पर हमने बोला था कि अगर y इक्वल टू mx प्लस c है, यानी अगर कुछ कांस्टेंट हम mx में और ऐड कर दें तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं। यानी y पहले mx था, अब प्लस c और जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो y की वैल्यू बढ़ गई। अब y की वैल्यू बढ़ी तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, अब इस स्ट्रेट लाइन में चेंज नहीं होगा,
जस्ट y की वैल्यू प्लस c और हो गई, मतलब ये y पहले जो ये 0 से जा रहा था, ओरिजिन से जा रहा था, पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा? c तक। तो ऐसा शिफ्ट होगा ये y x, और कितना शिफ्ट हुआ ये? c तक। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। फिर एक थर्ड ग्राफ हमने बनाया था, मान लो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। y, ये अच्छी बात है क्योंकि मैं रिपीट करा रहा हूँ इसीलिए, जिससे कि अगर नेट कहीं गड़बड़ होता है तो आप कल की क्लास पूरी देख लेना, तो आपको ये सब समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अभी 5 मिनट के अंदर हम क्लास स्टार्ट करते हैं नई, और वो पूरी फिर आपको इसी के आगे समझ में आएगी। तो एम एक्स माइनस सी, इसका ग्राफ कैसा होगा? माइनस सी है तो इसका मतलब नीचे यहाँ कहीं इधर से शिफ्ट होगी, तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, फिर एक फोर्थ ग्राफ बनाया था y इक्वल टू, अगर माइनस एम एक्स है तो देखिए, अगर मेरे पास y इक्वल टू माइनस एम एक्स होता है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स होता है, तो जो y इक्वल टू प्लस एम एक्स बना था वो फर्स्ट एंड थर्ड में बना था। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स किस में बनना चाहिए? सेकेंड एंड फोर्थ में। तो y ये रहा, x ये रहा, ये सेकेंड है, ये फोर्थ है, तो इसमें बनेगा। तो ये ग्राफ किसका होगा? y इक्वल टू माइनस एम एक्स का। ये सब बहुत डिटेल में लगभग 1.5 आवर में ये सारे बताए थे, जो मैं अभी 5 मिनट में बता रहा हूँ। इसलिए आप कल की क्लास देख लेंगे ना तो पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्रीवियस क्लास देख लेंगे तो सारे ये बनाए कैसे हैं ये सब आपको समझ आ जाएंगे। अभी केवल मैं थोड़ा सा फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये एंगल जो बनता है एक्स एक्सिस से लेते हैं, यहाँ मोर देन 90 एंगल होता है ये, और बाकी के जो पहले 3 ग्राफ थे उसमें लेस देन 90 एंगल बन रहा था। फिर फिफ्थ ग्राफ हमने बनाया था y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो तो ये ग्राफ जो होगा ये ओरिजिन से पास ना होते हुए थोड़ा ऊपर से जाएगा प्लस सी से। ठीक है, y एंड x। फिर सिक्स्थ ग्राफ हमने ये बनाया था y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी है, तो ये ग्राफ यहाँ इस तरह से पास होगा, यहाँ से माइनस सी, ये y एंड x। ठीक है ना? ओके, चलिए, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ये शुरुआत में मैंने आपको ये सब रिपीट कर दिया। ठीक है, अब हम बिल्कुल न्यू ग्राफ लेते हैं, जो कि आज मुझे 3:15 से करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा नेट के डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। चलो आ जाओ, अब हम आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टुडेज़ क्लास, और क्लास है, देखिए, एक और ग्राफ की हेल्प लेते हैं जिससे कि हमें फिज़िक्स में क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम आज लेंगे उसके, उस ग्राफ के। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों इस तरह से डिपेंडेंसी की कि सपोज y डिपेंड कर रहा है x स्क्वायर पर। ध्यान से देखना, कल हमने बात करी थी कि y डिपेंड्स ऑन x, यानी y डिपेंड्स ऑन x, x की पावर 1 ली थी मैंने। समझ में आ रही बात? मैं आज ले रहा हूं y डिपेंड्स ऑन x स्क्वायर, यानी पावर मैंने बढ़ा दी x स्क्वायर। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल आएगा। इसमें कोई कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट सपोज k ले लो, आप m ले लो, k ले लो, जो मर्जी आए। इस k ले लिया मैंने, k x स्क्वायर। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे। ये है x और ये है y। सुनिएगा, थोड़ा एक रफ आइडिया देखते हैं कि y इक्वल टू के एक्स, इस तरह ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, क्या शेप का बनेगा। शेप समझ आ जाए तो उसको फिर हम सारे पॉइंट को मिला देंगे तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। एक बार समझ करके उसके बाद फिर हम याद कर लेंगे कि y इक्वल टू अगर के एक्स स्क्वायर है तो उसका ग्राफ किस शेप का होता है। ठीक है, चलो देखो। चलिए, जो कि क्लास 6th में ग्राफ बनाते थे, 6th, 7th, 8th में हम वैसे ही मेथड अपनाते हैं।
सेम मेथड रिपीट करते हैं। ये सपोज y है, ये x है। x कौन सा वेरिएबल है बोलो, x कौन सा वेरिएबल माना मैंने, x वेरिएबल इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट। थोड़ा इसको इजी करने के लिए k की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 1। ये अज्यूम की है, k की वैल्यू सपोज 1 अज्यूम कर ली, जिससे कि थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, हमें x और y तो चेंज करने, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहेगा। जो आपने अज्यूम कर लिया, जो क्वेश्चन में दिया है वो थ्रू आउट द ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो k को मैंने 1 अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब आ जाओ, अगर मैं x को 0 लिखता हूं, सोचिएगा, आप कमेंट्स भी लिखते जाइएगा, ठीक है। मैं यहां पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं और कमेंट्स में लिखते जाइएगा। अगर मैं x को 0 लिख रहा हूं तो y कितना आएगा? If x is 0 then y is also 0। वेरी नाइस। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ग्राफ जो भी बनेगा वो ओरिजिन से तो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पर ही 0 0 होता है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दिस ओरिजिन पर ही होता है। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो 1 का स्क्वायर 1, k तो ऑलरेडी 1 है, तो y भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, x की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूं, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड y इक्वल टू 4, y आ गया 4। मीन्स अब x 2 है लेकिन y डबल हो गया 4। लेकिन अगर x 3 ले लूं तो 3 स्क्वायर इज 9, तो y 9 हो गया। मीन्स अब x धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन y बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। 1 1 2 4 3 9 4 16 और तेज चेंज हुआ। 5 25 कितनी तेजी से चेंज हुआ। अच्छा, अब इधर देखें माइनस वाले कुछ, -1 लेता हूं, x इज -1, -1 यहां होगा कहीं, -1 लेता हूं तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, क्योंकि पावर में अगर 2 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहां पर -2 ले लूं, -2 तो प्लस का 4 आएगा, -3 ले लूं प्लस का 9 आएगा, -4 ले लूं प्लस का 16 आएगा, -5 ले लूं प्लस का 25 आएगा। यानी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, x की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। ये बात क्लियर हुई? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी कमेंट्स करें, बिल्कुल रुचिर एंड मानसी, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब इसका प्लॉट करते हैं यहां पर अपन। x इक्वल टू 0 तो y भी 0, x इक्वल टू, ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इधर -1 है, -2 -3 -4 -5। x को 1 लिया तो y भी 1 आया, ठीक है। y, अब 1 को थोड़ा छोटा ले लेते हैं यहाँ पर y के लिए, क्योंकि 25 तक बनाना है अपने को, 25 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इधर कहीं 25। तो x को 1 लिया तो y 1 है, x को 2 लिया तो y 4 आ रहा है, x को 3 लिया तो y 9 आ रहा है, ऐसा कुछ। x को 4 लिया तो y 16 कुछ इधर कहीं आ जाएगा, 5 लिया तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसको मैं और साफ साफ बना दूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अगर मैं माइनस की वैल्यू लेता हूं या -1, तो देखो इधर ऊपर वाली वही वैल्यू आई हैं जो प्लस पर आई थी। 1 2 3 4 पर भी 1 4 9 16 25, -1 -2 -3 -4 -5 पर भी वही आई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाला ग्राफ भी क्या बनेगा, इधर वाला ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो इधर वाला ग्राफ भी ऐसे ही बना दिया, ये सेम ग्राफ। समझ आया? ये जो शेप देख रहे हैं आप ऐसा,
इस ग्राफ को बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। सो दिस ग्राफ इज पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला। अब आपसे कोई पूछे या आप खुद समझना चाहें ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो अब एक पैराबोला ये बनाया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये तो प्रॉपर मेथड थी ग्राफ प्लॉट करने की, ये बना लिया। अब थोड़ा सा हम टेक्निक लगाएं, थोड़ा सा ट्रिक का यूज करें, क्योंकि हर बार इस तरह से ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज, ठीक है। तो अब देखो थोड़ी टेक्निक यूज करते हैं, थोड़ी ट्रिक यूज करते हैं, और वो ट्रिक ये यूज करते हैं, अगर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, यानी y और x एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट कौन y, इंडिपेंडेंट कौन x, दोनों में से किसी एक की पावर 2 है, दोनों की पावर 1 है, तो लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, पक्की बात है। पिछले टर्न पर देखा था हमने और आज भी थोड़ा सा रिवाइज किया था। लेकिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों में से किसी भी एक की पावर 2 है, ध्यान देना, किसी भी एक की पावर 2 है, तो फिर वो ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, पक्की बात है। एक पावर 1 हो और दूसरे की पावर 2 हो, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है और y टू दी पावर 1 है, पैराबोला बनेगा। y स्क्वायर हो और यहाँ x हो, 100% पैराबोला बनेगा। दोनों में से किसी एक की पावर 2 हो और दूसरे की पावर 1 हो, 100% पैराबोला बनेगा। बस वो किधर बनेगा, किस तरह से बनेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। समझ आई बात? चलो अब देखिए, आप इस ग्राफ को अगर देखें तो ये y एक्सिस जो है ना, इस y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये ग्राफ कैसा है? ये पैराबोला सिमेट्रिक है। अबाउट विच एक्सिस? y एक्सिस। सिमेट्री समझते हो ना, मतलब एक के ऊपर एक फोल्ड कर दो तो एक जैसा ग्राफ बने, उसको सिमेट्री कहते हैं। तो ये इस ग्राफ को ऐसे फोल्ड कर दूं इस y एक्सिस के अबाउट, ये ग्राफ इसके ऊपर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। और जिस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक एक्सिस। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इक्वेशन देखो, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y की पावर क्या है? 1 है। तो दोनों में से जिसकी भी पावर 1 होगा, y और x में से जिसकी भी पावर 1 होगा, उस एक्सिस के अबाउट ही ये सिमेट्रिक होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ आ गया। तो यहां नोट लिखो, एक लिखो नोट, सभी बच्चे लिखेंगे नोट, नोट लिखेंगे सभी बच्चे। यस, सभी बच्चे फटाफट एक नोट लिखेंगे। लिखो, पैराबोला इज सिमेट्रिक, पैराबोला is symmetric about, parabola is symmetric about that axis, parabola is symmetric about that axis on which पावर इज 1, जिसके ऊपर पावर 1 हो। ठीक है, तो यहां y और x में किसकी पावर 1 है? y की पावर 1 है, तो ये y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो गया? ओके। अब कौन सी एक्सिस पर टच करेगा? देखो टच कर रहा है ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसको बाउल मान लो, बाउल। ये बाउल कौन सी एक्सिस पर रखा हुआ है? कौन सी एक्सिस को टच कर रहा है? आप कहेंगे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दिख रहा है। तो जिसकी पावर 2 है उसको टच करेगा, जिस वेरिएबल की पावर 2 है उसको टच करेगा। ठीक है, उस पर रखा हुआ होगा। ये बात क्लियर हो गई? ओके। अब अगर ये आपको ये दोनों बातें क्लियर हैं तो आगे के ग्राफ में जो बनाने जा रहा हूं इसी पैराबोला के, वो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो आ जाओ।
ये बना लेना इसको, ये इक्वेशन y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बना पैराबोला। थोड़ा छोटा कर देता हूं, चलो सेकंड। अब आप लोग बताना, y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ये y है, ये x है। बोलो कैसा ग्राफ बनेगा? अब हम इस तरह से ये मेथड नहीं लगाएंगे, सोचेंगे। अभी जो 2 पॉइंट बताए हैं उनको सोच करके देखेंगे। मैंने बताया था कि जिसकी पावर 1 होती है उस एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। जिसकी पावर 1 है उस एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो y की पावर 1 है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये माइनस के एक्स स्क्वायर है, माइनस का मतलब है पलट देना, रिवर्ट कर देना। ये ऊपर जो था वो अब नीचे पलट जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा? आप देखो कैसा हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो जाएगा ग्राफ? बोलो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये माइनस है, माइनस को इधर ले सकते हैं, माइनस वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस आप यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ के साइन चेंज कर दिए तो माइनस वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखो इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स को टच कर रहा है। लेकिन माइनस वाई आ गया, माइनस वाई प्लस वाई ऊपर होता है, माइनस वाई नीचे होता है, ये माइनस वाई होता है। तो मतलब माइनस वाई एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्रिक हुआ। ये बात क्लियर हो गई? ये ग्राफ समझ आ गया पैराबोला का कि किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? अब माइनस वाई एक्सेस के अबाउट, ठीक है। अब आप कमेंट में लिख के ये बताना आगे वाले क्वेश्चंस में कि कौन से एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एक्स एक्सेस, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, प्लस वाई एक्सेस और माइनस वाई एक्सेस, ठीक है। चलो अगला, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। बोलो, ये y है, ये x है, बताओ। x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, कैन यू गिव द आंसर? यस, कौन कौन आंसर दे सकते हैं? किस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? एट विच एक्सेस पैराबोला इज सिमेट्रिक? मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, सभी लोग जल्दी से कमेंट करो, कौन से एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्रिक होने वाला है? यस, व्हाट इज PS? रुचित कहते हैं एक्स एक्सेस के अबाउट। पॉजिटिव एक्स एक्सेस बिल्कुल सही है, क्योंकि अरे एक्स की पावर 1 है ना, यहां जिसकी पावर 1 होती है उसी के अबाउट सिमेट्रिक होता है, अभी आपने देखा था। और एक की पावर स्क्वायर है, यानी एक्स इक्वल टू के बाई स्क्वायर है। तो एक एक्सेस, एक क्वांटिटी की पावर 2 है, दूसरी क्वांटिटी की पावर x है, मतलब 1 है, तो पैराबोला तो बनेगा। अब पैराबोला बनेगा तो कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट, और वो भी दोनों तरफ प्लस है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट। ये बच्चों में फिजिक्स के हिसाब से आपको बहुत बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इससे इजीएस्ट वे ग्राफ को समझाने का हो नहीं सकता, इतने इजी तरीके से समझा रहा हूं। वरना ग्राफ बहुत टिपिकल होते हैं। एक किताब आती है प्ले विद ग्राफ, आप नेट पर सर्च करना, मोर देन 3000 ग्राफ हैं उसके अंदर, मोर देन 3000। आपको पढ़ना नहीं है इतने, ठीक है, लेकिन समझाया इतने टिपिकल तरीके से है कि आप ले आओगे तो वो लाइब्रेरी में रखी रहेगी आपके, कभी समझ नहीं पाओगे। तो बहुत बहुत सिंपल तरीके से ईजीएस्ट वे में मैं ग्राफ को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वो ग्राफ जो फिज़िक्स में बहुत बहुत आवश्यक हैं, बिना इन ग्राफ के आप फिज़िक्स नहीं समझ सकते, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये किताबों में नहीं लिखा होता कि कौन से एक्सिस के अबाउट क्या होगा क्या नहीं होगा,
वो आपको ये ट्रिकी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बोलो, जिससे कि ज़्यादा देर तक आपको ज़्यादा समय तक याद रहें ये चीज़ें। तो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, पक्की बात है। पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट होगा, तो x पॉजिटिव x ये है, इस एक्सिस के अबाउट पैराबोला बना दो और टच करना है वहाँ पर जिसकी पावर 2 है, तो y स्क्वायर है, तो y को टच करते हुए एक पैराबोला बना दीजिए, बन गया बस। तो x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ये बनेगा। अब आपसे कोई पूछे, चलो अगला देखते हैं कि x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये y है, ये x है, बोलो सोचिएगा कौन सी एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा? बोलो सभी बच्चे बोलो, कौन सी एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होने वाला है? कौन सी एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होने वाला है? सभी बच्चे कमेंट्स में लिखें कौन सी एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस, श्रेया कहती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस को यहाँ खिसका सकते हैं, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। और y की पावर 2 है, तो मतलब ये ऐसा होगा, y एक्सिस को टच करेगा। हो गया ये ग्राफ। सेकंड एंड थर्ड में बता रहे हैं मानसी चौधरी, बिल्कुल सही है, सेकंड और थर्ड में बनेगा, बहुत सही। तो अपने को इतना ही समझना है, ठीक है। ये 4 तरह के पैराबोला फिजिक्स में काम आएंगे, बाकी तो फिर बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन होती हैं मैथमेटिक्स में पैराबोला की ही, ठीक है। और ये फिर पैराबोला ऐसे भी खिसक सकता है, जैसे ये इधर ऐसे आ सकता है, या मैंने एक ग्राफ इधर से बनाया था, यही ऊपर चला जा सकता है, या फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, ये ग्राफ कुछ इधर को बन सकता है। तो हजारों तरह के पैराबोला कहीं तो भी बनाए जा सकते हैं। वो प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है। तो फिजिक्स के पार्ट केवल इतना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा फिजिक्स में नहीं लगेगा। तो हम जो ध्यान रखेंगे ये 4 तरह के पैराबोला ही याद रखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और पावर 2 हो, तो किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे, तो इनकी हेल्प लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलो फाइनली मैं आपको पैराबोला में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बोलिए? ये पैराबोला की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब 4a कोई कांस्टेंट है, जैसे मैंने k लिया था। तो जरा बता दीजिए इसका ग्राफ कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा? यस बच्चों, कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा? कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा? ये बताओ, सभी बच्चे बताएं, किस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा? यस, कौन सी एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई स्क्वायर है देखो यहां पर, और इधर x है, यही 2 ढूंढने हैं, बाकी इनको नहीं ढूंढना। वाई स्क्वायर और x की पावर 1, मतलब ये एक की पावर 2 है, दूसरे की पावर 1 है, तो पैराबोला बनेगा। जिसकी पावर 1 है उसके सिमेट्रिक होगा, ये y है ये x है, इसके सिमेट्रिक होना है, और वाई स्क्वायर को टच करेगा, तो ये ऐसा पैराबोला बन जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, इसका ग्राफ क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी इसमें? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए?
कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी? बोलो बच्चों, कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी? -x, बिल्कुल सही। सभी लोग कमेंट्स लिखें, -x ये है, तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से आप बातों को समझ गए होंगे, राइट। अब मैं सीधे सीधे एक क्वेश्चन लेता हूं फिजिक्स का, और डिक्टेट कर देता हूं, बोर्ड पे लिख भी देता हूं, ठीक है। लिखिए, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, पिछले टर्न पर किया था ना, वैसे ही है, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। एक पार्टिकल को हम किसी h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ between distance traveled and the distance traveled and time taken। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s मान लेते हैं, टाइम टेकन को t मान लेते हैं। s और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं 4 ग्राफ बना रहा हूं, आप बताइए कौन सा सही होगा। ये डिस्टेंस y एक्सिस पर ले रहा हूं, x एक्सिस पर टाइम ले रहा हूं। पहला ग्राफ बनाया, ये इधर भी बनता है, तो वो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि टाइम 0 होता नहीं। यस, आपको ABC, आपको 1 2 3 4 में से केवल डायरेक्ट आंसर देना है कि फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। बोलिए कौन सा आंसर सही है, ये आपको बताना है। कौन बताएगा? ध्यान से सोच के बताना। बोलो क्या आंसर देते हो? रुचिर ने बताया है कि इसका आंसर 1 हो सकता है। क्या 1 ही है? और इसका आंसर और कोई दे रहा है? कोई 1 को चेंज करना है क्या? बोलो आंसर 1 लगाऊं या कोई और है? सिंह एजुकेशन भी 1 दे रही है भाई, सिंह एजुकेशन भी 1 दे रही है। और कोई श्रेया सिंह इसका आंसर सेकंड देती हैं। और कोई? चलो चेक करते हैं। एक पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे पर्टिकुलर हाइट से। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल को किसी हाइट से मैं ड्रॉप कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो जब मैं छोड़ रहा था तो वहां पर स्पीड क्या थी? 0। पिछले टर्न पर ही बताया था, जब किसी बॉडी को किसी
हाइट से जस्ट ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ते समय तो उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वो 0 है। 9th में समझा था। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ डायग्राम। जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ध्यान से देखना, ये ग्राउंड है, ये बॉल है, जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं। पूरी फिजिक्स में कहीं ड्रॉप लिखा हो ना, समझ लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो कौन गिराएगा इसको? छोड़ रहे हैं तो जब हम पकड़े हुए थे तो हम उसको पकड़े हुए थे, छोड़ा, छोड़ते समय वेलोसिटी 0, लेकिन जैसे ही वो हमारे हाथ से छूटी, अर्थ ने उसको नीचे पुल किया, अर्थ ने उसको नीचे पुल किया। अब अर्थ ने पुल किया, अर्थ ने नीचे पुल किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर बॉल थी, ओके, अब आ गया होगा। चलो, कुतुब मीनार का नाम लेते ही नेट चला गया। आज फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा सा, आज की क्लास बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है काफ़ी, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो। अब जैसे तैसे आज फिनिश करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि क्या कहीं गड़बड़ी है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम एक बॉल को किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं, किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आपका कौन सा है। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ 1 बता रहे हैं, और कौन सा है वो अभी बताता हूं। अगर हम किसी बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करते समय वहां पर उसकी स्पीड होती है 0, क्योंकि बॉल छोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद वो हमारे हाथ से जैसे छूट जाती है नीचे, तो अर्थ उसको नीचे पुल करती है और किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करती है, एंड ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इट क्रिएट्स एन एक्सेलरेशन इन दैट बॉल, और उस बॉल में कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, और एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा था कि अगर आप किसी कुतुब मीनार पर खड़े हो जाएं, चले जाएं वहाँ पर, और वहाँ से एक 1 रुपी कॉइन को जस्ट ड्रॉप करें, और नीचे कोई अगर पर्सन है उसके सिर पे गिरे, तो बहुत बहुत चोट लगेगी उसको, उसकी डेथ भी हो सकती है इतनी। अब आप कहोगे ये तो छोटा सा एक 1 रुपी कॉइन था, लेकिन हाइट इतनी है कि हर सेकंड पर उस कॉइन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स बढ़ रही है। तो नीचे आते आते समय हर सेकंड पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो सोचो कितनी स्पीड से नीचे वो कॉइन टकराएगा। 10 सेकंड अगर उसको ऊपर से नीचे आने में लग रहे हैं, तो 10 सेकंड के बाद ही उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 मीटर पर सेकंड। बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन 10 सेकंड से भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हाई स्पीड से वो टकराएगा। अब आप कहो कितनी स्पीड से टकराएगा, तो उसके लिए अपने कुतुब मीनार की हाइट चाहिए, ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप निकालना। अभी एक फॉर्मूला मैं बता दूंगा, और नेट से सर्च करना कुतुब मीनार की हाइट मीटर में कितनी है, ठीक है, मीटर में कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, और वहाँ से 1 रुपी कॉइन अगर गिराया जाए, तो ग्राउंड पर आने पर या ग्राउंड से जब वो टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, ये आप मुझे अगले टर्न पर बताना। और अभी अगर बता सकते हो तो कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे इनिशियल स्पीड 0, ठीक है। अब ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में ड्रॉ करना है। तो इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन g हो गया, a = g, डिस्टेंस s हो गई, एस ए, और टाइम की बात कर रहे हैं t, क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एस टी ए यू में कोई रिलेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा होगा, s = ut + ½ at²। पढ़ा है ना आपने, ध्यान है आपको? गुड। तो इसमें
इसको थोड़ा चेंज करें, s तो s है, u 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमने इसको थ्रो नहीं किया। हाफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन g आ जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि बॉडी को जस्ट ड्रॉप कर रहे थे तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही लग रहा था। एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है, इसलिए g पॉजिटिव रहेगा, तो s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आया। अब बताओ क्या आंसर बताते हो, बोलो। अब ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को देख के बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, जरा बता दीजिए आप कौन सा आंसर सही है इन चारों में से देख के। इन चारों में से देख के कौन सा आंसर सही है बता दीजिए, क्या बताते हो? यस बच्चों, कौन सा आंसर बताते हो उसमें से? अब बताओ कौन सा आंसर आप लोग बताना चाहते हो, बी सही है या ए सही है? ये दोनों तो आपको देख ही रहे होंगे, ये तो हो ही नहीं सकते, ए और बी में से ही कोई एक होगा। अब मानसी ने 1 बताया, पीयूष राजपूत ने 1 बताया, और बाकी के लोग भी 1 ही बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल s, इसको y मानेंगे, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये x हो गया, ये 1/2g ये कांस्टेंट हो गया जिसको k बोलते हो, t की पावर 2 है तो x की पावर भी 2, तो y इक्वल टू kx स्क्वायर टाइप का बनेगा। मतलब y की पावर 1 है तो जो जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। तो देखो यहाँ s की पावर 1 है, t की पावर 2 है, तो s की पावर 1 है तो x s के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, s के अबाउट। s कौन है? ये रहा y एक्सिस पर, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक ऐसा, और इधर भी हो सकता है, ये वाला मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। ये तो टाइम एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जो इसकी पावर 2 है तो इसके अबाउट हो नहीं सकता, तो आंसर इसका ए ही है। ये बात क्लियर हुई सभी को? बोलो, ये बात क्लियर हुई सभी को? रुचित, पीयूष, मनोज, सिंह एजुकेशन, सबका सही है ना? फर्स्ट मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे ना? कर लोगे? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, गुड। अब जो पैराबोला हमने बनाए, ध्यान से सुनिएगा, अब जो पैराबोला बनाए, अभी तक जितने पैराबोला थे वो सारे पैराबोला सिमेट्रिक पैराबोला थे। कैसे थे? सिमेट्रिक, यानी वो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक थे। लेकिन फिजिक्स में 2 पैराबोला और यूज होंगे, और वो होते हैं एसिमेट्रिक पैराबोला। कौन से? एसिमेट्रिक। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक पैराबोला। तो अब हम सिमेट्रिक पैराबोला, एसिमेट्रिक पैराबोला की बात करते हैं। एसिमेट्रिक पैराबोला, तो अब हेडिंग लिख लीजिए, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक पैराबोला, ऐसे पैराबोला जो सिमेट्रिक ना हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना हो, उनको बोलते हैं एसिमेट्रिक पैराबोला। सोचो, 2 तरह के होते हैं हमारे फिजिक्स में, 2 हम यूज करेंगे। एक तो y इक्वल टू यूज करेंगे ax प्लस bx स्क्वायर, और दूसरा हम यूज करेंगे y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। बस इस टाइप के यूज करेंगे, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये जो यहाँ प्लस है, x बीच में प्लस आ गया है, आप देख पा रहे होंगे कि y की पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ x 2 बार लिखा है और x की पावर एक जगह पर 2 है। तो अगर ये वाला ax नहीं होता, ये वाला ax नहीं होता, तो ये सिमेट्रिक हो जाता। कौन सी एक्सिस के अबाउट? y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि y की पावर 1 और x की पावर 2। इसके साथ ax आने से गड़बड़ी हो गई है, अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, केवल एक साइड ही बनेगा, y और x, ये साइड बनेगी बस। ठीक है, बस ध्यान ये रखेंगे कि y की पावर 1 है, ठीक है,
तो y के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए था, लेकिन वो पहले क्वाड्रेंट में भी बन के खत्म हो जाएगा, दूसरे वाले इधर सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा। तो इसे हमें ध्यान, ओके, ये बीच में फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, फिर से नेट में प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलिए देखते हैं, हाँ बीच बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। देखते हैं y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देखते हैं इसको एक बार और। यहां पर बीच में आ गया माइनस, अब माइनस क्या करेगा, बनाएगा तो एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक बना नहीं सकता क्योंकि ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे, सुनो, अगर मैं x की वैल्यू 0 0 पुट कर दूं तो y क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब ये पक्का पता चल रहा है कि ये पैराबोला 0 होता है। तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ। तो अब इसको पहचान लो आप, तो क्या पहचान लो कि y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसका ग्राफ ऐसा उल्टा बाउल बनता है जो कि x एक्सिस पर दो जगह पर कट करता है, एक तो x इक्वल टू 0 पर और x की किसी और वैल्यू पर भी ये कट करता है। समझ गए? तो बस ये दो ही थे, ये ध्यान रखने पड़ते हैं, बाकी के चार तो आप समझ ही लिए थे। ठीक है, ये दो थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। आप अभी से ये फॉर्मूले की तरह याद रख लो या इक्वेशन का शेप याद रख लो। y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है तो इसका शेप ये है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है तो उसका शेप ये है। क्लियर होगी बात? चलो एक क्वेश्चन देता हूं तो उससे ये बात क्लियर होगी कि कब ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये नोट करो सभी बच्चे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करें सभी। रिपीट कर दूं? कौन सा वाला रिपीट कर दूं, बोलो? इन दोनों को रिपीट कर दूं? चलो एक बार फास्ट रिपीट कर देता हूं, बाद में आप इस वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना, है ना। आप जो बच्चे नेट के कारण बीच बीच में आना जाना लगा रहा, तो आप लोग भी मोबाइल को ऑफ कर दिए होंगे, तो इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, आपके पास ये सारी क्लासेस हमेशा के लिए मींस अप टू एग्ज़ाम इस सेशन के लिए अवेलेबल रहेंगी आपके ऐप पर। जब एग्ज़ाम आपके 11th के ख़त्म हो जाएंगे उस समय ही ये सारी क्लासेस या आपका जो बैच है ऐप से वो हटाया जाएगा, लेकिन जब तक सबके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक सारे ये जो क्लासेस है, आज की पिछली क्लासेस सारी ऐप पर अवेलेबल रहेंगी। आपका जो ऐप है, जिस बैच में आप एक्टिवेट हुए हैं, उस बैच में आपको एक वीडियो सेक्शन मिल रहा होगा, उस वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो सारी क्लासेस नंबर बाई नंबर जितनी हो चुकी हैं सब आपके वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो आज आप रिपीट कर सकते हैं, आज के बाद कर सकते हैं, जब मर्जी आए तब उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो अब हम देखें अगला एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल चलिए खैर फिर से देखें। नहीं, वॉइस तो मैंने अभी बंद कर दी थी, मैं जो है वो नेट वाले को डांट रहा था इसलिए, है ना, कि हमारा नेट में क्या गड़बड़ी कर रही है। चलो अब वो बोल रहा है आज शाम तक सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद सम वेलोसिटी u, वॉइस तो आ रही है ना, ओके। फाइंड ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक है, ऑप्शन बना दूं मैं आपके लिए? S और T, वही ऑप्शन लेते हैं।
बोलो ABCD में से कौन सा सही है, बताएं। मानसी बता रही हैं सी, संतोष सिंह बता रहे हैं सी। क्यों संतोष सिंह, तू क्या लेट हो गया क्या आज? कमेंट्स तेरे बहुत लेट आए। तो और इसका 100% सी आंसर है। देखो आपने क्या सोचा होगा, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, नीचे से ऊपर जाएगी तो S = UT + ½ AT स्क्वायर में इस A की जगह पर -G लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? बॉडी ऊपर जाती है तो अर्थ उसको नीचे पुल करती है, तो बॉडी रिटार्ड होती है, रिटार्ड होती है तो रिटार्डेशन माइनस में लिखते हैं, तो यहां पर A की जगह -G आ जाएगा। तो यहां पर S = हो गया है UT, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अब ऐसे थोड़ी ना हाथ से छोड़ दी तो ऊपर अपने आप चली जाएगी, ऐसा होता है क्या? लेकिन ऊपर से हाथ से छोड़ दी तो अपने आप नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर नीचे से हाथ से छोड़ी तो नहीं जाएगी, आपको कुछ वेलोसिटी ऊपर देनी पड़ेगी, ऐसे ऐसा फोर्स लगा के ऊपर फेंकना पड़ेगा। तो आप, अच्छा फोर्स तभी तक लगता है जब तक वो हाथ के कांटेक्ट में आए, ठीक है। फोर्स खत्म, मतलब हाथ का फोर्स खत्म, तो फिर वो अर्थ के फोर्स के इफेक्ट में आ गई और अर्थ का फोर्स तो नीचे लगता है, तो वो उसको पुल करने लगती है अर्थ, तो उसकी स्पीड कम होने लगती है फिर। तो इसलिए यू तो रहेगा, लेकिन ए की जगह माइनस, तो माइनस का ½ GT²। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको कंपेयर करो कि कौन सी इक्वेशन के जैसी है। ये है y = AX - BX² के सिमिलर है, बस x की जगह पे t आ गया है और ये तो कांस्टेंट हैं और भी u और g/2 sy हो गया है। तो ग्राफ बनेगा s और t में ये वाला। बिल्कुल 100% सही आंसर आपने दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। क्लियर हुआ? सारे आप एक एक करके समझते रहे ना तो बहुत आगे निकलेंगे आप फिजिक्स में। देखो यहां पर हमने बात की है पैराबोला की, ठीक है। एक और ग्राफ की बात करें, पैराबोला हो गया, और एक छोटा सा है हाइपरबोला। कौन सा बोला? हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपर, ठीक है, हाइपरबोला। अभी तक हम देख रहे थे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो स्ट्रेट लाइन, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेट लाइन पढ़ी। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x², तो पैराबोला, बहुत सारे पैराबोला पढ़ लिए, 6 पैराबोला पढ़ लिए। और आप कहोगे क्या 6 होते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं पैराबोला, तो कहीं भी बन सकता है ना। लेकिन फिजिक्स में ये 6 से काम चल जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हाइपरबोला में y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x होगा, 1/x होगा। अगर ऐसा है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है, तो इसको बोलेंगे कि ये x की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे और y x पर डिपेंड कर रहा है तो y फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही मतलब होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। समझते हैं ना सभी? बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को समझते हो ना सभी? अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी दूसरी इंक्रीज होगी, ठीक है, एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी दूसरी भी घटेगी। समझ आ रही है बात? तो अगर ऐसा कहीं हो जाए y डायरेक्टली, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, तो इसको हम चाहें तो ये ऐसे ही लिखा रहने दें या कोई कांस्टेंट ले लें k/x, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, इसकी शेप ध्यान रखो।
ये y ले लिया, इधर x ले लिया। सोचो जरा, देखें, x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, यहाँ x को 0 लूँ, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ध्यान है, k बाई 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू 0 लिखूंगा तो बाई इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। इनफाइनाइट का मतलब ये y को टच नहीं करेगा, y के पैरेलल आ रहा होगा, y के ऐसे पैरेलल आएगा। दो पैरेलल लाइन ही इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं, यही तो कहते हो, दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं। तो इसका मतलब ये लाइन इनफाइनाइट से चली आ रही है। अब इसके बाद x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होगी, बहुत तेजी से होगी। तो x को इंक्रीज करते करते करते, मान लीजिए x को मैंने कर दिया इंक्रीज करते हुए इनफाइनाइट, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब x को अगर मैं इनफाइनाइट पर ले जाऊं तो ये ग्राफ डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा? 0 पे। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पे मिलेगा। ये इनफाइनाइट पे मिलना मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो जाना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे पैरेलल आएगा, फिर यूं हो जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, हाइपरबोलिक ग्राफ नेवर टच एनी एक्सिस। y और x के पैरेलल होगा, बीच में ऐसे कर्व होगा, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ। इज इट क्लियर टू ऑल? यस? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल? नाइस। अब अगर मैं कहता हूं कि मान लो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है, पहले तो x था, अगर अब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है, देन व्हाट विल हैपन? सेम, जितनी नीचे पावर बढ़ती जाएगी ना, ये y में चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ और नीचे की तरफ झुकता जाएगा। तो अगर मैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो वो भी यही बनेगा, बस ये इसके कंपैरिजन में और नीचे की तरफ, x की तरफ, नीचे की तरफ झुका होगा। ये डिफरेंस है। x की पावर 3 ले लूं तो और नीचे आ जाएगा, 4 ले लूं तो और नीचे आ जाएगा। यानी x की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये नीचे और आता जाएगा, लेकिन कभी भी x को टच नहीं करेगा। ये पक्की बात है। ये बात क्लियर हुई? तो मैं आपको कुछ ग्राफ यहां पर दे रहा हूं, ये आप बना लीजिए, ये बना लीजिए और आप मुझे यहां बताओ ये दो ग्राफ बनाए मैंने y और x में। इस वाले को डिफरेंट कलर से बना दूं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। ठीक है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, इसका ग्राफ इन दोनों में से कौन सा है? बोलो। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, इसका ग्राफ इन दोनों में से कौन सा है? नंबर 1 या नंबर 2? कमेंट्स में लिख के बताइए, इसका ग्राफ इन दोनों में से कौन सा है, नंबर 1 और नंबर 2? नंबर 1 और नंबर 2? नंबर 1 और नंबर 2? फर्स्ट मानसी बोल रही है और रुचिर बोल रहे हैं 2, बाकी के और बच्चों ने दिया है इसका आंसर 1। इसका आंसर 1 ही है, लेकिन y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर होगा
तो ये और नीचे झुक जाएगा। x पे नीचे झुकना है ना, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी तरफ झुकेगा, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? बोलो। चलिए क्वेश्चन देता हूं फिजिक्स का, लिखो। लिखिए, अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F कांस्टेंट है, इज एक्टिंग on a body of mass m. It produces acceleration A in it. Draw graph between acceleration and mass. एक्सीलरेशन एंड मास, इसके बीच में ग्राफ क्या होगा? यस बच्चों, एक्सीलरेशन एंड मास। ऑप्शन दे रहा हूं, स्ट्रेट लाइन। सेकंड ऑप्शन है पैराबोला। थर्ड ऑप्शन है हाइपरबोला। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ एबव। बोलो, नन ऑफ एबव, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला। Who will give answer first? Yes. Which one is correct? Straight line, parabola, hyperbola, none of above. संतोख सिंह बोलते हैं कि ग्राफ होगा हाइपरबोला, और संतोख ने सही बोला, हाइपरबोला। देखिए, F इक्वल टू ma हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, न्यूटन का बड़ा फेमस फार्मूला है। F कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है। जब ये F कांस्टेंट है तो मास इक्वल टू क्या आएगा? ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा? F अपॉन m आएगा। और F कांस्टेंट है तो जैसे अभी नहीं लिखा था कि y इक्वल टू k बाय एक्स, k कांस्टेंट है, तो अगर F कांस्टेंट है तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास हो जाएगा। हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट और फोर्स F और इक्वल है, कांस्टेंट और इक्वल है, उसको हटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दो तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल M। तो अगर A और M इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं तो हमें पता तो है 100% होता क्या है? हाइपरबोला। बोलो, हाइपरबोला। कौन सा बोला? हाइपरबोला। तो अभी तक आप ग्राफ सीख चुके हैं, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन
ऑल स्ट्रेट लाइन, ऑल पैराबोला एंड ऑल हाइपरबोला। ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम ग्राफ सीखेंगे सर्कल, इलिप्स और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे साइन का है, कॉस का है, और इनका फिजिक्स में क्या क्या इसमें यूजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्लास जो है जब जो बाकी की बची है संडे को ले लें, क्योंकि मंडे से एक नया फिजिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो ये ग्राफ थोड़ा सा बचा है, लगभग 1 घंटे के बचे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो संडे को इसको हम फिनिश 1 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने ऐप में लिख के बताइएगा कि कौन सा समय रखा जाए। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। संडे को सुबह रख दें, 10 बजे क्लास रख दें, बताओ 10 to 11, 1 घंटे का रह गया बस। तो क्योंकि मंडे से मुझे स्टार्ट करना है, बिल्कुल वेरी न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। या संडे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर मंडे को करेंगे इसको डिफरेंशिएशन, फिर स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से। इस संडे को चूँकि टेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इस संडे को आपका कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए चाहें तो अपन क्लास रख सकते हैं। तो चलो रख ही लेते हैं क्लास, ठीक है। और क्लास है संडे, कितने बजे रख दूं? 11 बजे रख दूं क्या, या 10 बजे रखूं? मेरे ख्याल से 11 ठीक है, 11 AM संडे 11 AM स्पेशल क्लास, ठीक है, स्पेशल क्लास। और ऑफ ग्राफ। बाय द वे, कहीं कोई टाइम अगर किसी से क्लास करे 11 AM पर संडे को, कहीं कोई आपका और क्लास हो, तो आप क्या करना, इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको आप अपने समय पे देख लेना, ठीक है। तो मैं तो 11 AM पर क्लास लूँगा, और अगर मान लीजिए कहीं कोई क्लैशिंग है किसी टाइम से, तो हम क्या करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग आपके ऐप पर अवेलेबल रहेगी। तो 1 घंटे का समय निकाल के, लेकिन देखना संडे को ही, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया कि ठीक है बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग, तो आप फिर बाद में कभी कोई देखता नहीं है। वो तो लाइव जो दिख जाती है आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर जैसे अपन कहीं बाहर से बुक लेके आते हैं ना, मार्केट में गए, बढ़िया सी अच्छी सी मोटी सी किताब खरीद लाए, पढ़ेंगे इसको साल भर, वो 2-4 दिन पढ़ते हैं, फिर आपकी बुक शेल्फ में रखी रहती है, और रखी रहती है, फिर वो खोलते भी नहीं है उसको। तो ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास होती है कि रिकॉर्डेड क्लास अगर मैंने बोल दिया कि 1 घंटे की बाद में देख लेना, तो फिर वो थोड़ा बहुत 10 मिनट 5 मिनट देखोगे, फिर छोड़ दोगे। तो इसलिए लाइव ही देखो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अगले टर्न पर मीन्स संडे को 11 बजे मिलते हैं 11 AM पर, और मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा ऐप पर, आपको 2-3 बार, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। आज थोड़ी सी नेट के कारण क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन चलो हो तो गई है क्लास। थैंक यू।